थोड़ा सा इशू ये होता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट इतनी सारी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज स्क्रिप्ट आनी शुरू हुई है 2025 में, एंड उसके बाद भी दे वर नॉट अवेलेबल टू प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो विंटर की स्क्रिप्ट तो तकरीबन कोई है ही नहीं, क्योंकि विंटर में स्कूल्स नहीं अपीयर करवाते ना बच्चों को, जाहिर सी बात है। तो उसकी स्क्रिप्ट सिर्फ स्कूल वाली आ रही थी हमारे पास। नाउ द इशू हियर इज हमारे पास सिर्फ समर की स्क्रिप्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया, दीज आर ऑल अपलोडेड ऑन योर ड्राइव फोल्डर बाय द वे, वरना मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी, वरना देर ऑल अपलोडेड ऑन योर ड्राइव फोल्डर। आपके पास सारी समरीज के मैंने सैंपल आंसर लिख दिए हैं, और जो मैंने आपको बातें बोली थी सिंथेसिस से लेके, कनेक्टर से लेके, पंक्चुएशन से लेके, कितनी हद तक रिवर्टिंग करनी है, ये सब बात यहाँ पे मौजूद है। तो यू कैन इजीली गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सपोज टू डू। इतना मुश्किल नहीं है समरी वाला पार्ट, सही है ना। आपको मैं समझा देती हूँ मेन इश्यूज क्या हैं और आपको अब क्या करना है। वी ऑलरेडी गॉन ओवर द टॉपिक्स। सिर्फ एक छोटी सी बात जो मुझे याद आ रही, जो रह गई है, वो मैं भी आपको कवर करवा दूंगी, टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद what you are supposed to do is कि you are supposed to read all the sample answers and at least attempt like 2 more yearlies यार। आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, जो क्लास ली थी वो काफी है। अगर क्लास में कुछ कंफ्यूजन रह गई है तो नोट्स पढ़ लो। मतलब 2 घंटे क्लास लेने कोई सेंस नहीं है जब वो पूरी बात मैंने यहाँ पे 10 लाइंस में लिखी हुई है, राइट। ये सब नोट्स आपको अवेलेबल है, ये आप सिर्फ रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा कि हमने सब कुछ क्या डिस्कस किया था क्लास में। वही सारी सेम टू सेम बातें, बस रिटन फॉर्म में। शॉर्टनिंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सही है। तो आज की क्लास के बाद आप लोगों ने एक बार नोट्स का रिवीजन करना है, एंड आई नो यू हैव पेपर्स लाइन अप, पर एटलीस्ट 2 और ईयरली कर लें और खुद ही से चेक कर लें, सही है। और जब आप कर लोगे ईयरली तो आप मार्किंग स्कीम और उसका सॉल्व सोल्यूशन भी रीड कर सकते हो कि भाई अच्छा मार्किंग स्कीम तो फिर भी वो होती ना, मैं ऐसे आंसर लिख सकता ना और वो परफेक्ट आंसर होता, ठीक है ना। अब जो मुझे टॉपिक वाइज बात रह गई है ना याद, वो मुझे ये याद रहती है कि हमने समरी में एक चीज को थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर पाए थे हम लोग, विच इज अ 2 स्ट्रैंड समरी। 2 स्ट्रैंड समरी में ना बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अलग से कोई ना आपकी आई नहीं है पेपर में, सही है। वैसे 2 स्ट्रैंड समरी का एक्चुअल मतलब होता है कि 2 ऑपोजिट बातें पूछी हुई हों। जैसे कि मैंने आपको मॉक मैथिंग दी थी किसी और को, पर ऐसी समरी अगर मैं पूछूं कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सर्टेन टॉपिक, वो होती 2 स्ट्रैंड समरी। आपके पेपर में कौन सी समरी आई है बता, 2 स्ट्रैंड, उसकी ये वर्डिंग नहीं है हमेशा, उसकी वर्डिंग नहीं है बेनिफिट्स एंड अट्रैक्शन वाली वर्डिंग रही है। अब बिकॉज एंड का वर्ड आ गया तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 स्ट्रैंड समरी है, कि 2 बातें पूछी हुई हैं। पर अगर आप गौर से सोचोगे अकल लगा के तो तुम्हें समझ आ जाएगी बात कि भाई दोनों बातें लेकिन पॉजिटिव ही पूछी गई है ना। फर्क क्या होता है बेनिफिट और अट्रैक्शन में? बेनिफिट इज समथिंग जिसको कोई फायदा हो रहा हो, बेनिफिट होता है एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक आता है स्विमिंग पूल का कि बेनिफिट्स एंड अट्रैक्शन ऑफ स्विमिंग पूल्स, तो बेनिफिट ये होगा कि इट विल हेल्प यू स्टे हेल्दी, ये फायदा है। और अट्रैक्शन होगी कि कोई काम करने का दिल क्यों चाह रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो यू विल गेट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, उसमें कोई फायदा, मतलब देखो बहुत सिमिलर बातें होती है दोनों, बेनिफिट और अट्रैक्शन, सही है। तो आपको अगर इतना कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव बात पूछी हुई है, मुझे पॉजिटिव पॉइंट लिख के आना है, सही है। अगर आप फॉर सम रीजन सारे ईयरली अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते, आप पूरी समरी नहीं भी लिख सकते, तो व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर समरी राइटिंग, दैट इज कि यार कम से कम पॉइंट अंडरलाइन कर लो, राइट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 10 मार्क समरी के अंदर जो कंटेंट के होते हैं वो तो सब पॉइंट निकालने के है ना। अगर पॉइंट सही निकालोगे 10 तो 10 मार्क मिल जाएंगे। हम तो फिर भी 11 बार लिख के आ रहे हैं, अगर 2 गलत हो तब भी 10 मार्क मिल जाए। अगर आप पूरी समरी नहीं भी लिख पा रहे तो घर बैठ के समरी को सिर्फ रीड करो, आईपैड पे, नोटबुक पे, स्क्रीन पे, अंडरलाइन कर लो दिमाग में पॉइंट्स, और फिर टैली कर लो मार्किंग स्कीम से कि मैं पॉइंट तो निकाल पा रहा हूँ, 10 मार्क तो सिक्योर हुए। बाकी 10 मार्क इतने मुश्किल नहीं है, अगर जनरली रीवर्टेड है ना समरी तो मार्क दे देता है वो। और समरी में वोकैबुलरी के रिक्वायरमेंट्स आर वेरी सिंपल। समरी में एग्जामिनर रिपोर्ट ने 100 बार लिखा हुआ है कि सेंसिबल वर्ड होना चाहिए, इट डज नॉट नीड टू बी दी मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड। इसीलिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा शेयर कर दूंगी। मैंने P1 के लिए भी एक वोकैबुलरी लिस्ट बनाई है 50 वर्ड की। जाहिर सी बात है P1 में मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, P1 में कॉम्प्रिहेंशन में कोई वर्ड आ सकता है मुश्किल, उसके लिए
सीरियस यार, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना। मैं किसी बच्चे को 3 दिन में, जो मैं अपने बैच वाले बच्चों को जो साल के शुरू से पढ़े उनको जो मैंने अगर 500 वर्ड याद करना है, तो मैं आपको 3 दिन में 500 वर्ड ना बोलूंगी याद करो, ना आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। पर दीज आर द 50 वर्ड्स दैट आर द मोस्ट यूजफुल। ठीक है, क्या पता समरी में कोई वर्ड लिखा, कॉम्प्रिहेंसिव में कोई वर्ड लिखा आ जाता है न्यूसेंस, या लिखा आ जाता है, ठीक है ना, न्यूसेंस मतलब होता है प्रॉब्लम कॉज करने वाला इंसान, पंगेबाज, प्रॉब्लमैटिक को कहते हैं। अब आपको नहीं भी आता ना वो, तो आप एक वर्ड को स्किप करके भी आगे चल सकते हो। श्रेणी वाला सवाल तो सिर्फ 2 मार्क का आएगा, बाकी 23 मार्क तो आ सकते हैं ना मेरे भी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो अभी आप सिर्फ इन 50 वर्ड पे फोकस करो। इट्स इम्पॉसिबल कि आप 500 वर्ड याद करने लग जाओ, राइट। मैं आपको वोकैबुलरी का भी अभी बता रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। ये वो वर्ड है समरी में जो कि ना अभी मैंने सारे एनालाइज किए हैं, 9 की 9 समरी, अभी वाली पुरानी वाली भी। उन सब में ना, हर समरी में इनमें से कोई 8 वर्ड तो आए ही हैं। जैसे कंसर्न का वर्ड आया, आपने उसको ड्रॉबैक लिख दिया, आपने उसको पिटफॉल लिख दिया। सबसे रहा था सस्टेनेबल का वर्ड, आपने एनवायरमेंटली साउंड लिख दिया, इको फ्रेंडली लिख दिया। रीवर्डिंग के मार्क है, आपको दिखाऊंगी अभी स्क्रिप्ट। तो ये आप 25 वर्ड्स यहाँ पे। और फीलिंग वाले में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ यार कि फीलिंग के नाम आने चाहिए। ये जो फीलिंग का नंबर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये वाली फीलिंग कितने ईयरलीज में आई है। ये स्केर्ड फीलिंग 7 ईयरलीज में आई है, ये सब उसके वेरिएंट है। वरीड 6 में आई है, उसके वेरिएंट है। तो रिपीट तो होता ही है, हमेशा रिपीट होती है फीलिंग्स। तो आप वोकैबुलरी के लिए अभी फिलहाल ये कर सकते हो काम, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब होगा, ग्रेट। एग्जाम्पल समरीज पे आने से पहले बस मैं आपको लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग देख लेना, वरना नहीं कि किसने ली थी तो मैं ऑलरेडी बता चुकी थी वन स्ट्रैंड समरी क्या होती है, पॉइंट कैसे निकालते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बात बस जो थोड़ी सी ओवरलुक हो गई थी, वो ये थी कि यार 2 स्ट्रैंड समरी में कोई फर्क नहीं है। 2 स्ट्रैंड समरी में बस ये बात है कि आपको दोनों बातों को एनालाइज करना है, बेनिफिट भी अट्रैक्शन भी। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों के पॉइंट सिमिलर होंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों के पॉइंट सिमिलर होंगे। क्या पता बेनिफिट 8 हो और अट्रैक्शन 4 हो, तो ये हो सकता है कि देयर इज एन अनइक्वल डिवीजन ऑफ पॉइंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखवाए थे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, वरना क्लास वाला लिख लीजिएगा। अगर कभी अट्रैक्शन का वर्ड आता है आपकी समरी में, टाइमर क्या है, अगर कभी अट्रैक्शन का वर्ड लिखा था ना समरी के अंदर, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन मेरा बेटा मीन्स कि अगर इनमें से कोई वर्ड लिखा होगा ना समरी के टेक्स्ट में, तो वह अट्रैक्शन है। जैसे कि अगर लिखा होगा कि भाई दिस इज अ ट्रेंड, टॉपिक आया, टॉपिक आया पिकिंग अप गार्बेज, और इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस इज द ट्रेंड दीज डेज, दैट्स गोना बी अ पॉइंट। यार ये क्या क्या होता रहता जूम पे यार, सन, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन जूम यार, मैं जेन्युइनली बूमर हो गई हूँ। आप लोग मुझसे आगे हो यार, आई कांट कम्पीट। खैर, वट एवर, इट्स ओके, खैर होती है, इतना अलाउ है यार। बट ओके, या सो ट्रेंड, पॉपुलर, कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज, फेमस। अगर में से कोई वर्ड आता है दैट्स गोना बी एन अट्रैक्शन। ये हमारा हो गया, ये बेसिकली बात थी। ओ माय लॉर्ड, ये हर तरफ से मेरे साथ आज यही हो रहा है, ये जेन्युइनली ये आप वाली हरकत है, पता है ये मेरा, आई एम नॉट टॉक अबाउट दैट। खैर, ओके, यही था बस। आप बाकी स्टेप्स फॉलो करोगे, समरी में आपने कुछ नहीं करना, समरी में आपने बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने और यू गुड टू गो। इसमें एक मैं आपको हेल्प ये कर सकती हूँ कि 2 बच्चों ने मुझे 2 मेन स्ट्रगल बताई थी, जिसके लिए मैंने काम कर दिया अपनी तरफ से। मेन स्ट्रगल एक बच्चे को आई थी कि मुझसे रीवर्डिंग नहीं हो रही है, तो रीवर्डिंग के लिए ऑब्वियसली नीड वोकैबुलरी, बट आई हैव मेड अ रीवर्डिंग वर्कशीट दैट्स अवेलेबल इन योर ग्रुप एज वेल एज योर ड्राइव फोल्डर। प्लीज अटेम्प्ट द रीवर्डिंग वर्कशीट, उससे आपको ना थोड़ा दिमाग खुलेगा कि रीवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच अ वीडियो फॉर दैट। पर जैसे ये मैंने आपके सामने खोली वर्कशीट ना, उसमें लिखा हुआ है कि भाई नोटिसेबल डिफरेंस को आपने रीवर्ड करना है। अब तुम पढ़ सकते थे यार कि मैं नोटिसेबल क्या कहता, बी सिग्निफिकेंट कहते, डिफरेंस को क्या कहता, बी चेंज कहता। इससे ना तुम बस रीड करोगे ना, तो आपको ये वर्ड्स रटो मत, खुद याद रह जाएंगे, एंड दे माइट बी हैंडी इन योर एक्चुअल एग्जाम।
तो ये थोड़ी सी वर्कशीट कर लीजिएगा। और शॉर्ट रिस्पॉन्स में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स इज वेरी इजी। शॉर्ट रिस्पॉन्स में बस तुम्हें वो दिमाग खोलना है कि तुम हो वो बंदा जिसकी बात हो रही है। यू डोंट केयर अबाउट टेक्स्ट ए, फॉरगेट टेक्स्ट ए, ओनली केयर अबाउट कि आपका पर्सोना क्या है। पर्सोना गिवन होगा कि भाई यू आर इलॉन मस्क, हूएवर यू आर, एंड यू आर हिम लिल ब्रो, बस उसके हिसाब से आंसर करोगे ना, ओपिनियन हमेशा सही होगा। और इसमें डेवलपमेंट में सिंपल रिजल्ट बताना है बात का, इतनी टेंशन नहीं होती एज लॉन्ग एज इट मेक्स सेंस। आपको स्क्रिप्ट दिखाती हूँ भी तो आपको आइडिया हो जाएगा, पर ये बेसिक बात है। स्टार्ट स्क्रिप्ट से ले लेते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। इसी मैंने डाली हुई है स्क्रिप्ट, मैंने डाली है समर 25 की स्क्रिप्ट, बिकॉज वही अवेलेबल है। समर 25 में टॉपिक आया समराइज द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट शिफ्टिंग द जू और समथिंग। टॉपिक था कि भाई एक टाउन है, वहां पे जू को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सिटी टू अ वेरी फार ऑफ रूरल एरिया। ओके, रूरल मीन्स विलेज एंड अर्बन मीन्स सिटी, राइट। सो दे वर लाइक सिटी से ले जाके उसको विलेज एरिया में लेके जा रहे हैं जू को, राइट। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैं रिकैप करवा देती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू मी, कि भाई अगर समरी आती है मेरा बेटा, और समरी में ये चेकलिस्ट भी आपके पास, समरी में आपको क्या क्या आना चाहिए, ये मैं चेकलिस्ट उस पर डाल दूंगी वेबसाइट पे, ताकि आप लोग टिक टिक कर सको अपने पास। पर खैर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नोट्स, बस खोल के देखना है आप। लिटरली आपको ऐसी चीज नहीं है जो नोट्स में नहीं है, बस आपको खोल के देखने की तौफीक करनी है। या अब अगर ये टॉपिक था बेटा, समराइज द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्लान्स फॉर द जू। नाउ थिंक अबाउट दिस, मैंने पहले ही बताया था, अगर नेगेटिव टॉपिक आता है, नुकसान वाला टॉपिक आता है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वाला टॉपिक आता है, तो दैट, ये आप बस दिमाग में बिठा लो इस बात को, दैट मीन्स कि यू, ये गौर से सुनना बात, दैट मीन्स ना बेटा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट का मतलब है कोई काम क्यों नहीं करना। तो काम ना करने के दो रीजन हो सकते हैं। एक, वो जू जू को चेंज करने के दो रीजन हो सकते हैं, दो किस्म के। एक तो ये रीजन हो सकता है भाई कि उसका, वही बात आ गई, एक्चुअल डिसएडवांटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई एक्चुअल डिसएडवांटेज है जू को चेंज करने का, कि द एनिमल्स माइट डाई इन द प्रोसेस। अगर जू को चेंज करेंगे तो एनिमल्स को भी चेंज करना पड़ेगा, और वो शायद रास्ते में मर जाए। ये एक्चुअल नुकसान है, डिसएडवांटेज है। हाउएवर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं जू पे पैसे नहीं लगाती, तो मैं उसकी जगह, जू पे पैसे लगाने की जगह, आई कुड स्पेंड दैट मनी फॉर एग्जाम्पल ऑन बिल्डिंग न्यू रोड्स, तो ये भी उस बात का डिसएडवांटेज, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट है। जो ऑल्टरनेटिव होगा ना, वो भी पॉइंट होगा। इसको गौर से सुन ले बात को। ये आया माउंट एवरेस्ट में भी आया, ये उसमें यही था, टॉपिक था कि भाई समराइज द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। तो उसमें बात ये करनी थी मेरा बेटा कि भाई एक तो ये हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने से वो यू कैन गेट इंजर्ड, इट विल कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, जिसका नुकसान है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। पर अगर मैं ये बोलती हूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ माउंट एवरेस्ट देयर आर न्यूमरस अदर पीक्स दैट कैन बी क्लाइंब्ड, तो ये उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन थी, वो भी पॉइंट होगा। तो अगर डिसएडवांटेज का टॉपिक आता है तो दोनों किस्म के पॉइंट होंगे। एक जो एक्चुअल नुकसान हो रहा है आपको, जो आप इससे कुछ जा रहा है, और जो ऑल्टरनेटिव है। खुद सोचो ना बेटा, बिलाल जफर, मैंने लास्ट में ही बोला था, हाउ आर यू सपोज टू लुक एट अ समरी। मैंने कहा था अगर डिसएडवांटेज वाली समरी आएगी तो अब तुम उस बात के क्रिटिक हो। वही बात है, तुम्हारा छोटा कजन आया आपके सामने और तुम्हें कह रहा है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहा हूं, तो एक तो तुम उसे ये बोल सकते हो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं करना, तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम मर जाओगे। बट तुम उसे ये भी बोल सकते हो, तुम उसे ये भी बोल सकते हो कि यार तुम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हो, यू कैन स्पेंड द सेम मनी एंड हैव मोर फन इफ यू आर राफ्टिंग, इफ यू गो फॉर kayaking, और इफ यू ट्राई टू क्लाइंब K2 बिकॉज इट्स मोर फन। ठीक है, या दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ये बच्चे नहीं फिगर आउट कर पाते पेपर के अंदर ना, अपनी तरफ से कोई पॉइंट नहीं देने। अरे मेरा बेटा, पॉइंट उसके अंदर ही लिखा हुआ है, हम लिस्ट ही कर रहे हैं। मैं बोली ये पॉइंट होगा टेक्स्ट में, वो ढूंढना है आपने, हम लिस्ट ही करते हैं। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, समरी में ये पॉइंट ऑलरेडी होगा, आपको ये ढूंढना है पॉइंट, दिखा रही हूँ। तो बेसिकली आपको, मैं आपको समरी में 3 बातें क्लियर कर दूं। समरी में आपने कोई पॉइंट खुद से नहीं बनाना, नथिंग विल कम फ्रॉम योर माइंड, इट विल ओनली बी फ्रॉम द टेक्स्ट। कोई वर्ड अपने दिमाग से नहीं आएगा, इट विल बी इंटायरली
फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑल पॉइंट्स आर फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको सिर्फ पॉइंट लेना है और उसको अपने वर्ड में लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है ना। अब मैंने बेटे जो टू स्ट्रैंड समरी होती है उसमें कर सकते हो कि आप सारी बेनिफिट एक साइड पे लिख दो और सारी अट्रैक्शन एक साइड पे लिख दो, ऐसे सारे पॉइंट टेक्स्ट में होंगे, आपने बस ढूंढ के लिखने में बेटा, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग अप फ्रॉम योर ओन साइड। और ऑल्टरनेटिव, जी ऑल्टरनेटिव में कहेंगे, ऑल्टरनेटिव इज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स करने में मसला ये है कि अगर आपने सिर्फ कनेक्टर ओवर यूज कर लिए, अगर 8 कनेक्टर लिख दिए तो सिंथेसिस कहाँ करोगे? सिंथेसिस 2-3 जगह पे होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. जी बेटा, कुछ जज नहीं करना, आपने सारे नेगेटिव पॉइंट निकालने थे। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप लोग ओवरलुक मत कर दीजिएगा जी नेगेटिव समरी में, आप बस ये ओवरलुक मत कर दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में सिर्फ डिसएडवांटेज ही लिख के आना है। टॉपिक में क्लियरली पता लग जाएगा तुम्हें स्टेप 1 में ही कि टॉपिक में पॉजिटिव बात पूछी है, नेगेटिव बात पूछी है। स्टेप 1 क्या था? 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड कीवर्ड और व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड था कि पॉजिटिव बात पूछी है, नेगेटिव बात पूछी है। एंडिंग में भी कुछ नहीं होगा, बस आखिरी लाइट्स पॉइंट लिख देंगे बस। मैं आपको सब दिखा देती हूँ, मार्क्स मिलते हैं जी बेटा। अब मैं आपको समरीज दिखा रही हूँ, ऐसा वैसे कभी वही बोल रही हूँ, अभी कभी तक आया नहीं है, कोई इवेल्युएट नहीं करना, कुछ नहीं करना। पार्ट ए में सिर्फ 12 पॉइंट निकालने और लिख देने। मैं आपको समरी दिखाती हूँ 1 मिनट को। और अभी तक जिंदगी में कभी आई नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव समरी, अगर आ जाती है तो आप दोनों लिख दोगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस फॉर दैट। पर अगर आते तो फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दोगे, अलग अलग ग्रुप कर दोगे, सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे नेगेटिव एक तरफ। पहले सारे पॉजिटिव लिखोगे, उसी पैराग्राफ में लिखोगे हाउएवर और सारे नेगेटिव लिख दोगे, पर वो कभी आई नहीं है सिर्फ चेंजी बात से। अब कुछ समरीज पढ़ लेते हैं। ये था समराइज द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्लान्स फॉर द जू, सही है ना। अब इसमें एक सेकेंड, एक सेकेंड यार। ठीक है बेटा, हाँ बस इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा टेस्ट सॉल्व करवाऊं, क्योंकि जेन्युइनली इतना टाइम हो ही नहीं सकता ना, मैं कैसे कराऊंगी? पूरा करने में तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं आपको जो पॉइंट्स दिखा रही हूँ और समरी करने का तरीका दिखा रही हूँ। अब ये समरी आई थी, नहीं ये वाली नहीं, जू वाली पहले कर लेते हैं। ये समरी आई थी जू वाली, उसमें ना ये सारे पॉइंट थे बेटा, 13 पॉइंट थे। मैंने बोलता समरी में 12-13 पॉइंट होते यूजुअली, शायद सिर्फ एक बार 14 पॉइंट आए, वरना 12-13 ही होंगे आपके पेपर में भी। उसमें ये बेनिफिट्स थे कि भाई टॉपिक ये था, समराइज द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द प्लान्स फॉर द जू, कि जू के प्लान्स के खिलाफ बात करनी है। जू के साथ ये प्लान्स थे कि जू को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम द सिटी टू अ रूरल विलेज एरिया। नाउ द फर्स्ट पॉइंट वाज कि भाई इट्स अ वेरी फेमस स्पॉट, इट्स अ वेरी ओल्ड या इट्स अ वेरी फेमस स्पॉट, सो देयर इज नो पॉइंट टू मूव इट, इट्स अ बिलव्ड स्पॉट। तो हमने रिवर्ट कर दिया, इट्स अ बिलव्ड स्पॉट, वेल नोन स्पॉट। एक और बोलते हैं रिनाउंड, रिनाउंड वेन्यू, उसको क्यों चेंज करेंगे आप? अगला पॉइंट था इट्स बिन हियर फॉर एवर, 130 ईयर्स से ये रहा यहाँ पे, तो फिर उसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, जहाँ से हेरिटेज कहते हैं हिस्ट्री को, तो क्यों मूव करें इसको? टॉपिक था जू को मूव क्यों नहीं करना। तो आप सारे डिसएडवांटेज भी लिख रहे हो, ऑल्टरनेटिव भी लिख रहे हो, कोई भी रीजन का जू को क्यों मूव नहीं करना, सारे रीजन लिखने। अब अब वो नुकसान बता रहा है। अब नुकसान पे आए तो नुकसान था कि इट्स टू फार अवे, जो न्यू प्लेस है इट्स टू फार अवे, इट्स 40 किलोमीटर अवे, तो लोग कैसे आएंगे? फिर डिसएडवांटेज था कि इट विल कॉज डिसरप्शन, बहुत डिस्टर्बेंस होगी लोगों को वो जहाँ रहते हैं। फिर उसका बता रहा था कि लोग वो जू से इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि वहां पे अपार्टमेंट बना सके। तो बोले वो जो अपार्टमेंट बना रहे हैं वो अननेसेसरी अपार्टमेंट है, दे डोंट नीड द अपार्टमेंट्स, सही है। फिर वो बता रहा था डिसएडवांटेज की बहुत ओल्ड लव्ड प्लेस है, फैमिलीज लव इट, दे बीन विजिटिंग इट फॉरएवर। फिर अब नुकसान था कि पॉपुलर एनिमल्स आर बीइंग सोल्ड, एनिमल्स को बेचना पड़ जाएगा। फिर एनिमल्स के लिए अनसेफ होगी वो जर्नी। फिर डिसएडवांटेज है कि लोगों की जॉब चली जाएगी जो जू में काम कर रहे हैं। फिर उसका मसला था कि भाई दे डिड नॉट कंसल्ट द पीपल, जो पीपल थे उनको कंसल्ट नहीं किया कभी, गवर्नमेंट ने खुद से डिसीजन ले लिया। और था कि न्यू जो लैंड है वो बहुत स्मॉलर है,
और वहां पे पार्किंग काफी नहीं, तो लोग कैसे आएंगे? अब आप 13 के 13 पॉइंट नहीं निकाल सकते हो, और इम्पॉसिबल बात होती है। आपको कोई भी 10 चाहिए थे, अगर आपने 10 निकाल लिए तो यू गुड टू गो, 10 में पूरे मार्क आ जाते हैं। 10 पॉइंट चाहिए करेक्ट, ठीक है ना? अब ये समरी कराई आपके सामने। पॉइंट निकालने के लिए आपको, हम लोग ऑलरेडी क्लास क्लास में पॉइंट निकालना बहुत डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन वॉच दैट अगेन, आई कैन सेंड यू अनदर वीडियो फॉर दैट। पर पॉइंट निकालना में सिर्फ टॉपिक अंडरस्टैंड की बात है, पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट निकलने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे। अब समरी कैसे लिखोगे भाई? ये तुमने समरी लिखी, समरी में मैंने आपको 4 बातें बताई थी। समरी में पॉइंट्स जनरली जनरली रीवर्डेड हो, सही है ना? अगर आपने 5-6 भी अच्छी वोकैबुलरी यूज कर ली तो गुड, गुड वोकैबुलरी में 2-3 मार्क मिल जाते हैं अलग से। फिर आपने कोई एक दो जगह, 2 जगह भी पैसिव वॉइस कर लिया तो काफी है। आपने 2-3, मैं बोलूंगी कि 2 से 3 कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन यूज कर ली। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? द एग्जामिनर लव्स इट। जो भी स्क्रिप्ट है ना फुल मार्क वाली, उसमें कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन है। आपको जो आसान लग रही है ना, सिर्फ 2 सेमीकोलन डाल दो यार। एम डैश आते हैं, 1-2 एम डैश डाल दो, भरो मत। 3 से 4 कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन बहुत है, क्योंकि तुम्हें बहुत मुश्किल होगी कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन डालने में, बहुत ज्यादा। इट्स नॉट इजी ना। 2-3 डाल दो बस। और फिर हमने सिंथेसिस कर दिया। सिंथेसिस इज नथिंग, सिंथेसिस का मतलब होता है एक फुल स्टॉप में 2 पॉइंट लिखना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, समरी पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने बोला था कोई लंबी लंबी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं चाहिए, स्टार्ट या पहले पॉइंट से कर दो। मैंने बोला द जू इज ए रेनाउंड एंड हिस्टोरिक अट्रैक्शन, पहला पॉइंट था ये, अट्रैक्शन वाला। पहला ये था ना, जू इज ए रेनाउंड एंड हिस्टोरिक अट्रैक्शन दैट हैज सर्व्ड द कम्युनिटी फॉर न्यूमरस डेकेड्स। मैंने बोलता नंबर मत लिखो, तो मैं बोलती फॉर अ लॉट ऑफ डेकेड्स सर्व किया है। 2 पॉइंट हो गए पहले इसके अंदर ही। ये होता है टेक्निकली सिंथेसिस। एक फुल स्टॉप में 2 पॉइंट लिख देना। ये एग्जामिनर रिपोर्ट में, हर एग्जामिनर रिपोर्ट में समरी की सिंथेसिस का वर्ड मेंशन है, हर एग्जामिनर रिपोर्ट में, हर जगह। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं हो रहा, तो जो मैंने सिखाया उससे कर दो। मैंने क्या सिखाया था? नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप उससे सिंथेसिस कर दो। ये कुछ फ्रेजेस हैं, वरना इन शॉर्ट एक फुल स्टॉप में 2 पॉइंट लिखने को कहते हैं सिंथेसिस। अब मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन डाली, फर्दर मोर जनरेशन ऑफ फैमिलीज होल्ड सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू द साइट। मैंने कहा थोड़ा सा रीऑर्डर कर दो, तो मेरे यहाँ पे लिंक हो रही थी बात कि ओल्ड जगह है और फैमिलीज को पसंद है, तो मैंने इन दोनों को लिंक कर दिया, मतलब मैंने रीऑर्डर कर दिया। आपको ये जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट रीऑर्डर हो। अब मुझे तो भाई कोइंसिडेंटली समरी में जो पहला पॉइंट था वही जनरल पॉइंट लग रहा था। मैंने कहा फेमस स्पॉट सबसे जनरल पॉइंट है, तो मैंने उसी से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बीच में कहीं रीऑर्डर कर दिया। रीऑर्डर का मतलब है कि जो तुम्हें सेंसिबल पॉइंट लग रहे हैं ना, जो साथ जुड़े हुए लग रहे हैं, उनको साथ लिख दो। जाहिर सी बात है कि मैं बात कर रही हूँ फेमस अट्रैक्शन की, तो मैं एकदम से ये तो नहीं ले आऊंगी कि एनिमल्स भी मर रहे हैं वहां पे। सेंसिबल नहीं है ना, हल्का फुल्का रीऑर्डर कर दो। जो सेंस बन रही है वो वाला रीऑर्डर कर दो। रीऑर्डरिंग सिर्फ एक सेकंड स्टेप थिंग है। रीऑर्डरिंग में 2-3 पॉइंट आगे पीछे होंगे ना तो वो काफी है। रीऑर्डरिंग को एग्जामिनर ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं बोला हुआ, उसने बोला हुआ लेकिन कि अगर कभी किसी के पॉइंट कम होंगे ना, कंटेंट पॉइंट कम होंगे, तब रीऑर्डरिंग को वो देखते हैं टू स्टिल गिव यू फुल मार्क्स। सही है ना? बिकॉज मतलब ही होता है समरी की मार्क्स में लिखा हुआ है कि लॉजिकल ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स। तो लॉजिकल ऑर्डर में आपको 2 बातें बोली हैं, एक कि पहला पॉइंट बहुत जनरल हो और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो। और बीच में हमने कोई भी 2-3 रीऑर्डर कर दिए, या टोटल 2-3 रीऑर्डर कर दिए। मैं अभी आप लोगों के लिए चैट खोलती हूँ, मैं रुक जाओ पहले खत्म कर ले, फिर चैट खोलूंगी। अब आ गए, द प्रपोज लोकेशन इज कंसिडरेबली डिस्टेंट, मतलब बहुत दूर है। डिस्टेंस मतलब बहुत दूर है, जो था ना 130 किलोमीटर्स, उसको मैंने बोला है इट्स टू डिस्टेंट, इट्स अ ग्रेट डिस्टेंस। एम डैश के 2 यूज पढ़ाए थे। पहला यूज होता है जब भी नेक्स्ट वर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होगा, उससे पहले एम डैश आ सकती है। और दूसरा यूज था अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो विच, व्हेन, व्हाइल से शुरू हो रहा है, तो एम डैश आ सकती है। दैट्स इट। तो मैंने बोला इंक्रेडिबली डिस्टेंट, रिक्वायरिंग मल्टीपल जर्नीज एंड पार्किंग इज सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। मैंने डिस्टेंस को पार्किंग से लिंक कर दिया। पार्किंग जबकि कितना नीचे जाके पॉइंट मिला था मुझे, ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट था पार्किंग। ऐसे जो समझ आ रहा है उतना हल्का फुल्का रिकॉर्ड कर दो, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करना, हल्का फुल्का 2-3 पॉइंट। अगला, नॉट ओनली यूज किया, नॉट ओनली विल द कंस्ट्रक्शन कॉज सब्सटैंशियल डिसरप्शन। सब्सटैंशियल होता है अ लॉट ऑफ, सब्सटैंशियल मतलब ग्रेट, बिग, ग्रेट, और डिसरप्शन होती है डिस्टर्बेंस बोल दो आप। बट
Unnecessary buildings will replace the beloved old site. Moreover, देखो मैंने कितनी ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने एक दो तीन यूज चार यूज किए बस। चार मैंने कहा था कनेक्टर बहुत होते हैं, और मैंने दो सेंटेंसेस यूज कर लिए, बहुत होते हैं। Moreover, younger visitors will no longer observe rare and endangered wildlife since popular animals are being sold to other facilities. Transporting animals over long distances poses a welfare risk. मैंने बताया था कोलन का यूज होता है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट जैसे आप यूज करते हो ना, देयर फॉर यूज करते हो, वहां पे यूज होता है कोलन। तो एज अ रिजल्ट कंसिडरेबल स्ट्रेस इज कॉज्ड। मतलब similarly employees face the risk of unemployment and the plans were announced without any public consultation। आपने एंड में बोल दिया देयरफॉर, मतलब यू शुड नॉट डू इट। सही है ना। अब ये हमने समरी पढ़ ली है, और अब मैं आपको, ये आपके पास स्क्रिप्ट है, इसके 18 मार्क आए आई थिंक। ये आप लोग खुद से एक बार रीड कर सकते हैं। जो ये ना, ये होते हैं पॉइंट्स, 10 पॉइंट लिखे हैं इस बच्चे ने। और ग्रीन से उसने ना, इसमें अलग से वो मार्क नहीं करता, ग्रीन से वो मार्क करता है सिंथेसिस को भी, पंक्चुअल हर चीजों को मार्क करता है। वोकैबुलरी और सिंथेसिस को मार्क करता है बेसिकली, क्रॉस प्लस से। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस को भी उसने रीवर्डिंग काउंट किया, अच्छा वर्ड काउंट किया है। फिर उसने एंड को यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसने यहाँ पे 2 पॉइंट को लिंक किया हुआ है वन फुल स्टॉप। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी को भी उसने अच्छा वर्ड काउंट किया है, नॉस्टैल्जिया को उसने अच्छा वर्ड काउंट किया है, इंडेंजरमेंट को भी अच्छा वर्ड काउंट किया है, ब्रीच को भी अच्छा वर्ड काउंट किया है, इंड्यूसिंग को भी अच्छा वर्ड काउंट किया है, डिस्प्लेसमेंट को भी अच्छा वर्ड काउंट किया है। मुझे दिख नहीं रहा क्या वर्ड है। फैसिलिटीज देखो, बहुत मुश्किल वोकैबुलरी तो नहीं है, 18 मार्क आए हैं। अरे 18 या 19 से मुझे याद नहीं है, पर ये सारे 18 या 19 मार्क वाले हैं। तो आपको बहुत मुश्किल दिमाग फाड़ वर्ड नहीं लिखना भाई, बस रिवर्टेड वर्ड लिखना है। अब मैं जरा चैट खोल देती हूँ 2 मिनट्स के लिए, आपने कुछ यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसका पूछना तो पूछो, अभी पार्ट भी जो नहीं पढ़ा उसका मत पूछना, वो पढ़ाऊंगी अभी ऑब्वियसली। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके अलावा भी स्क्रिप्ट्स हैं। इसने यहाँ पे देखो एम डैश वाला यूज किया है, 20 वर्ड्स लेते हैं, उसके इसके फैंसी वर्ड थोड़े कम थे। वर्ड काउंट नहीं लिखनी होती, बिल्कुल भी लिखनी नहीं लिखनी होती। समरी इज नॉट दैट हार्ड यार, समरी इज इजी मेरा बेटा, बस कॉम्प्रहेंशन पे ही आ रहे हैं हम लोग। इसके बाद कॉम्प्रहेंशन पे ही आ रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सिंथेसिस को ही सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, कनेक्टर को ही सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे सिंथेसिस एंड दैट आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। डायरेक्टली पॉइंट से स्टार्ट करो सलमान बेटा। हेलो हेलो हेलो, ओके। आप डायरेक्टली पॉइंट से ही स्टार्ट कर दे, जो आपका पॉइंट है ना समरी का। मैंने आपको मार्किंग क्राइटेरिया में बेटा सारी रूब्रिक शेयर की हुई, ये है मार्किंग क्राइटेरिया। इतना इतना स्ट्रिक्ट होता नहीं है, पर यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे टू हेल्प योर सेल्फ। समझ लो ये मार्किंग क्राइटेरिया, ऐसे फॉलो करके आ जाओ। थ्रेशोल्ड इतना हाई नहीं बनेगा, तो मैं आपको डरा रही थी। 85 तो नहीं बनेगा, 80 तक बनेगा इस साल के लिए। बेटा सिंथेसिस है, 2 पॉइंट को एक फुल स्टॉप में जोड़ के लिखना। कॉम्प्रिहेंसिव का मत पूछो, ही पढ़ाया नहीं है ना, वही तो बोलेगी मैंने बात। वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स। मलिक सैन बेटा अभी मैंने बोला है 90 वर्ड की समरी हो ही नहीं सकती, गलत लिखा है आपने। बेटा क्वेश्चन जब आप पॉइंट पढ़ोगे, एंडिंग नहीं करनी जरूरी। मैंने यहाँ पे बस एम ही लिखी है, कोई जरूरी नहीं है मेरी बहुत एंडिंग लिखने कोई मार्क नहीं होते हैं। कोई मार्क नहीं है एंडिंग लिखने के। आप लास्ट बस पॉइंट पे एंड कर दो, एंडिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना स्टार्टिंग की जरूरत है। बस लास्ट पॉइंट पे खत्म कर दो आप। जो भी पॉइंट है। ठीक है। अच्छा आवाज नहीं आ रही आपको, आवाज आ रही है आपको? पता नहीं कौन कॉल किए जा रहा है।
एक सेकेंड यार। यार यू कैन नॉट हियर मी, यू कैन हियर मी नाउ। आ रही है ना, अब आ रही है, ठीक है ठीक है। मेरा गला परमानेंटली खराब हो गया है, मेरी आवाज इतनी मर्दाना हो गई है कि इट्स इनसेन। बस। अच्छा ठीक है यार, आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिखने की जरूरत कोई भी, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। अब ये हो गया समरी में, बस यही है बेटा। सिंथेसिस मैं 500 बता चुकी हूँ। सिंथेसिस होता है एक फुल स्टॉप में दो पॉइंट को जोड़ के लिख देना। अब उसके लिए या तो आप मेरे वाले फ्रेज यूज कर लो, आप पंक्चुएशन यूज कर लो, लाइक आपने एम डैश डाला तो वो भी सिंथेसिस हो जाएगा, या आप मेरे वाले फ्रेज यूज कर लो जो पढ़ाए हैं। ये मैंने लास्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो मैं रिपीट तो हर बार मैं हर क्लास में एक चीज तो नहीं पढ़ा सकती यार, वो तो किसी को सब जो बच्चे हर क्लास ले रहे हैं उनके लिए नाइंसाफी है ना। तो वो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग में बेटा, या नोट्स रीड कर लो। मैं नोट्स में सारी बातें बहुत क्लियरली आसान अल्फाज में लिखी हुई हैं कि पढ़ने वाले को समझ आए, सही है। पर सिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ समरी राइटिंग। जो एग्जामिनर रिपोर्ट है ना, अब हम लोग कमरे से बजा रहे हैं, एक मिनट, पर यही लिखा होगा एग्जामिनर रिपोर्ट में भी कहीं भी, समरी के अंदर जाके देखिए, वाइड रेंज ऑफ रेलेवेंट पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट कैसे कंफर्म करना है आपने, जब पॉइंट रीड करते हो ना, तो अपने दिमाग में जब तुम लिख रहे हो समरी से पहले सारे पॉइंट्स पढ़ो और सोचो कि क्या ये पॉइंट मेरे क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर रहा है, लाइक इज देयर अ डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट आंसर है तो वो पॉइंट है। जैसे जो मैंने दिखाया आपको, वो डायरेक्ट आंसर्स थे कि भाई फॉर एग्जांपल टॉपिक है कि यार क्यों हमें, फॉर एग्जांपल टॉपिक है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब क्यों नहीं करनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स पे डायरेक्ट आंसर्स थे कि भाई कोई भी बंदा कर सकता है उसको, तो उसमें कोई न्यू बात नहीं है, उसमें कोई आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उससे डेंजरस है टू द एनवायरमेंट, उससे इट्स अनस्टेबल, यू कैन गेट इनटू एन एक्सीडेंट। तो सारे पॉइंट डायरेक्टली आंसर कर रहे होंगे टेक्स्ट के सवाल को। इफ दे आर डायरेक्टली आंसरिंग इट तो वो सही है, अगर डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहे तो वो गलत है। तो यही एग्जाम रिपोर्ट भी, अगर हम इसी वाली की पढ़ लें, जू वाली की, आप खुद से पढ़े तो ये सब मैं डाल चुकी हूँ बाय द वे। पर ये देखो, एग्जाम रिपोर्ट में रीडिंग के वो के मार्क्स के लिए आपने फालतू मटेरियल नहीं लिखा, सही है ना, फालतू बातें नहीं लिखी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट लिखा, आपने करेक्टली सिलेक्शन की पॉइंट्स की, और आपने सिर्फ इशू बताया कि इशू क्या था। जैसे एक टॉपिक पॉइंट है, अगर पॉइंट को खा नहीं जाना, पॉइंट आपका 10-12 वर्ड्स का तो होगा। अगर पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल कि भाई, अगर मैं बात करूं जूस के खिलाफ प्लान्स की बात करें, तो अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ यू विल हैव टू ट्रांसपोर्ट एनिमल्स, खुद सोचो, अगर मैं सिर्फ ये बोल के आती हूँ यू विल हैव टू ट्रांसपोर्ट एनिमल्स, तो क्या ये पॉइंट है? ट्रांसपोर्ट होना इटसेल्फ तो बुरी बात नहीं है, उसमें बुरी बात ये थी जो आगे लिखा हुआ था कि दीज जर्नीज विल कॉज स्ट्रेस, दीज जर्नीज विल कॉज एक्सीडेंट्स। ये लिखा होगा उसी के साथ लिखा होगा। तो ये नहीं करना कि पॉइंट आप खा जाओ, पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरा पॉइंट है, इट विल कॉज स्ट्रेस, उसके अलावा ब्ला ब्ला ब्ला, और यही है। बाकी वगैरह इसको भी रिवर्डिंग कह देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स, ये अच्छी रिवर्डिंग समझी गई है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, स्प्लाइस टुगेदर नहीं करना, कंसाइजली लिखना है, और सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, बार बार सिंथेसिस का वर्ड लिखा होता है। सब कुछ आपके ड्राइव पे डला हुआ है, वरना मुझे मैसेज कर दिया क्लास के बाद। तो समरी के लिए इतना ही है। बाकी घर जाके आप लोगों ने अब सारी की सारी सैंपल समरीज रीड कर लेनी है, और आइडिया ले लेना कि आपने खुद कैसे लिखना है। जी बेटा, डिसएडवांटेज वाली में, घर जाके नहीं, मतलब क्लास के बाद। अभी तो बोला इब्राहिम बेटा, पढ़ेंगे सवाल को, अगर उस सवाल को डायरेक्टली आंसर करना होगा तब करेंगे। अब आते हैं कॉम्प्रहेंशन के ऊपर। कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको इन वर्ड्स को और उनके कीवर्ड्स को रट लेना है, और उसके आगे लिखा हुआ कि हर सवाल में क्या करना है। अगर सवाल एक्सप्लिसिट है, उसमें ये चारों वर्ड हैं, तो आंसर कॉपी पेस्ट करना है। अगर सवाल सिनोनिम है, मतलब सवाल के अंदर लिखा हुआ है यूजिंग योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट द टेक्स्ट मीन्स बाय, अगर ये सवाल होगा ना, हमेशा होता है सवाल में वर्ड होगा यूजिंग योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट द टेक्स्ट मीन्स बाय, हमेशा 2 मार्क के लिए होगा, हमेशा उसमें ये वर्ड होगा यूजिंग योर ओन वर्ड्स, और मीन्स का वर्ड होगा। इस सवाल का मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस गिवन होगा आपको, और इस सेंटेंस में 2 वर्ड्स होंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे। आपको दोनों वर्ड का एक एक सिनोनिम लिख देना है। स्क्वॉक
हम लोग को टेक्स्ट पढ़ के समझ आया, स्क्वॉक इज अ साउंड अ bird मेक्स। तो स्क्वॉक का मतलब हो सकता था स्क्रीम्स, शाउट्स, स्क्रीचेस, लाउड नॉइज। आपने कोई भी इनमें से एक सिनोनिम सोच लिया, सही है ना। आप इसको लिखते कैसे हो, आंसर करते कैसे हो, मैं आपको दिखा दी हूँ साथ साथ। आपने मुश्किल वर्ड नहीं लिखना, आसान वर्ड लिखना है, आसान वर्ड। सही है, सही है। वो कोई भी वर्ड है, कोई भी सवाल आया, सवाल है भाई ग्रेटली इनकरेज्ड, तो आपने लिखा ग्रेटली, आपने लिख दिया हाईली इनकरेज्ड, लिख दिया मोटिवेटेड। पर आंसर आप लोग पूरे सेंटेंस फॉर्म के अंदर करोगे, द टेस्ट मीन्स हाईली मोटिवेटेड, ठीक है ना। ट्राई टू यूज इजियर वर्ड्स, डू नॉट यूज वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर समरी 150 से ऊपर होगी तो प्रॉब्ली एग्जामिनर उसको पढ़ेगा नहीं, तो 150 के आगे वाले वर्ड वो पढ़ेगा ही नहीं, तो पॉइंट पढ़ेगा ही नहीं, तो मार्क मिलेंगे ही नहीं। तो आपने 150 के ऊपर नहीं जाना, कट कर देना, कचरा कचरा लिखा है बीच में तो, पर 150 के ऊपर नहीं जाना। अगर आप 2-3 जगह सिंथेसिस करोगे तो कभी वर्ड लिमिट एक्सीड होगी ही नहीं। अब मैं बता देती हूँ बेटा, अगर आपको, अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखी है सेंटेंस फॉर्म में तो मार्क्स मिल जाएंगे अगर वो सही है तो। पर ट्राई टू थिंक ऑफ वन वर्ड। अगर आपको इस वाले पार्ट में ज्यादा इशू है, इसके अलग से एक वीडियो भी है सिनोनिम पार्ट वाली। पर खैर, अगर आपसे पूछ रहे हैं ना, ये एक्सप्लिसिट सवाल पूछ रहा है, इन चारों में आंसर कॉपी पेस्ट कर देना है। इनमें आपने दो वर्ड मुश्किल निकालने हैं, दोनों का एक एक सिनोनिम लिख देना है। अगर सिनोनिम नहीं आ रहा तो पूरे सेंटेंस फॉर्म में समझा दो। अगर इम्प्लिसिट सवाल है, हाउ सजेस्ट एक्सप्लेन, तो आपने करेक्टर की फीलिंग लिखनी है, थॉट्स लिखनी है, एक्शन लिखने हैं। इसी के लिए मैं आपको बार बार फीलिंग लिस्ट और फीलिंग की वर्कशीट भी दी है, ताकि आपको करके आइडिया हो कि यार मैं यहाँ पे कैसे मैच कर सकता था। यार ये आपकी 5 मिनट से नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर ये सेंटेंस है, यू एक्चुअली फिनिश द होल डे थिंग इन जस्ट 2 days, क्या फीलिंग है? शॉक्ड, सरप्राइज्ड, राइट। ये ओ इट डजंट मैटर, इट्स फाइन, आई एम यूज्ड टू इट, क्या फीलिंग है? डिसअपॉइंटेड, अलोन, राइट। आई जस्ट जंप, इट्स ओनली वाटर, यू डन हार्डर देन दिस। ये ना मोटिवेशन दे रहे हो आप, मोटिवेटेड। ऐसे आप इसको कर सकते हो चेक, ताकि आपको आइडिया हो कि यार कैसे आपने आंसर करना था। इससे आपको हेल्प होगी। ये पासवर्ड से नहीं है, पूरा पासवर्ड से सिमिलर है। तो आपको एमपीसी के अंदर करेक्टर की कोई फीलिंग लिख देनी है और उसका रीजन लिख देना है। करेक्टर क्या फील कर रहा है और रीजन क्या है। अगर करेक्टर की थॉट्स लिखी है तो आप, इसका आंसर टेक्स्ट के अंदर नहीं होगा, इट विल नॉट बी इन द टेक्स्ट, इन योर ओन वर्ड्स आंसर करना है। एक कीवर्ड रटे होने चाहिए आपको, अगर कीवर्ड पता होगा तभी आंसर पता होगा, क्योंकि उसी कीवर्ड से आंसर हो रहा होता है। गिव है तो आंसर कॉपी पेस्ट है, आइडेंटिफाई है तो कॉपी पेस्ट है, ये था तो सिनोनिम थे, गिव है तो कॉपी पेस्ट है आंसर, एक्सप्लेन है तो आपको एक्सप्लेन करना है, बताना। मैंने फीलिंग बताई और मैंने रीजन बताया कि ही इज नॉस्टैल्जिक या हैप्पी बिकॉज ही मिसेस दैट टाइम। तो इम्प्लिसिट में क्या किया, फीलिंग बताई, रीजन बताया। इस वाले में पैराग्राफ 5 वाले में जो भी सवाल होगा ना, इसमें पूछा होगा वन फीलिंग और डिटेल्स, तो हमने एक फीलिंग बताई और एक फीलिंग की 2 डिटेल्स बता दी, जो कि उससे डायरेक्टली मैच कर रही हैं। मेक श्योर कि जो आप डिटेल पढ़ रहे हो वो डिटेल से मैच कर रही हो। ऐसा नहीं कि डिटेल आपने लिखी है हैप्पी और फीलिंग, फीलिंग लिखी है आपने हैप्पी और डिटेल लिखी है बस क्राइम। सवाल करने के बाद रीचेक जब करोगे तो चेक करना कि ये सेंटेंस पढ़ के मुझे पता लगना कि वो अनकंफर्टेबल था या नहीं पता लग रहा। अगर नहीं पता लग रहा तो गलत है डिटेल, रीडू इट। तो कॉम्प्रहेंशन में यही करना है। इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट वाला ये वाला जो पार्ट था, एक फीलिंग लिखनी है अपने वर्ड में, जहां भी फीलिंग का वर्ड आ जाएगा वो अपने वर्ड में हो, और 2 डिटेल लिखनी है कॉपी पेस्ट। डिटेल हमेशा कॉपी पेस्ट होती है। फिर लास्ट पार्ट में हम लोग शुरू से करना शुरू कर देंगे, लास्ट पार्ट पहले सेकंड से आंसर करने की ट्राई करेंगे। 3 फीलिंग लिखेंगे, उनकी तीनों की डिटेल लिखेंगे अलग अलग। इस सब की भी सारी की सारी आपकी ईडीसी कॉम्प्रहेंशन मैंने सॉल्व लिखी हुई है। आप लोग सारे आंसर पैराग्राफ फॉर्म में करोगे। मैंने जो 1-2 करके 1-2 करके नहीं करोगे आप मतलब पूरा पूरा आंसर लिखोगे, राइट। ऐसे करके ये पूरा आंसर है, ऐसे आंसर होगा। एट फर्स्ट ही फेल्ट प्राउड और डिटेल दे दी। सेकेंडली ही फेल्ट हार्ड, शी वाज हार्ड वर्किंग, डिटेल दे दी। फीलिंग, डिटेल दे दी। ऐसे कोई भी आप शॉर्ट सॉल्यूशन खोल लो, ऐसे ही आंसर करना होता है। फुल मार्क के देखो, ही केयर्ड अबाउट हर फीलिंग, डिटेल दे दी। डिटेल कॉपी पेस्ट होती है, इन्वर्ट कॉमा में होती है। ही फेल्ट वरीड, डिटेल दे दी। ही फेल्ट स्केयर्ड, डिटेल दे दी। फीलिंग, डिटेल, फीलिंग, डिटेल, फीलिंग, डिटेल। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 समझाया है। अगर आपको क्वेश्चन 1 में सवाल है तो पूछेगा, क्वेश्चन 2 में पढ़ाऊंगी डिटेल में। क्वेश्चन 1 में कुछ पूछना तो पूछ लो, चैट खोल ली। क्वेश्चन 1 में सिर्फ पूछना अभी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं आखिरी में भी वेट करूंगी क्लास के बाद आप लोगों के लिए, मैं नहीं जाऊंगी आज। आई आंसर ऑल क्वेश्चंस। मलिक जैन तुम स्पैम किए जा रहे हो मुझे यार,
मैंने अभी बताया है कि क्या करना है, इसमें फुल फुल मार्क आएंगे। नहीं, यूज ऑफ कनेक्टर्स इज सेपरेट थिंग। लाइन एक्सीड हो सकती है, एक दो लाइन के नीचे तक चला तो चेक कर लेता है। अगर 16 तो एक्स्ट्रा शीट चेक कर लेगा। डिटेल कॉपी पेस्ट करनी होती है। लास्ट वन। रीजन होता है कि वो क्यों ऐसा फील कर रहा है। बेटा दिया अपने माइंड से फीलिंग होगी ना, फीलिंग। फीलिंग अपने वर्ड में लिखनी होगी, टेक्स्ट को पढ़ के क्या फीलिंग समझ आई है। जी बेटा, फुल मिले हैं। टिक फॉर द फीलिंग एंड डिटेल के लिए डीटी। अच्छा बेटा रात में समझा देती हूँ। जी बेटा 1:30 इज ओके। जी बेटा रात ओके, समझा देती हूँ बेटा, रुक जाओ। जी बेटा, आपको समरी में पंक्चुएशन भी कोशिश करनी है कि आप दो तीन यूज कर लें। सिंथेसिस अलग से करना है और कनेक्टर अलग से करने हैं। अब ये दोनों चीजें सेम हो सकती हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एम डैश यूज किया ना, तो वो 2.7 होगा तो वो हो जाएगा। जी बेटा, इसके लिए आपको सिर्फ ये पढ़ना है। जो कीवर्ड होंगे ना तो वो एक्सप्लिसिट होगा। सबसे पहले आप लोग कॉम्प्रहेंशन, मैं सोच के बताऊंगी इस बारे में। जी बेटा बिलाल, कॉम्प्रहेंशन में समरी में मार्क नहीं होते। मुझे लगता है कि थ्रेशोल्ड 80 के अब होगा इस स्टार का। अल्लाह करे ना हो। मुझे किसी बच्चे ने आके नहीं बोला ये पेपर के बाद कि मेरा पेपर बुरा गया है, मतलब मेरे स्टूडेंट में से। तो मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। आई वाज रियली हैप्पी यार। तो मतलब अगर सबका ही अच्छा गया है तो बुरा किसका गया है। ज्यादातर बच्चों का बहुत अच्छा गया है। तो लाइक P1 मुश्किल आएगा, सुन लो मेरी बात। P1 मुश्किल आएगा। P1 मुश्किल आएगा। या तो समरी बहुत मुश्किल आएगी या कॉम्प्रिहेंशन बहुत मुश्किल आएगी। दयान बहुत अच्छा पढ़ता है यार, इसका बुरा भी अच्छा ही है। 40+ आ रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है यार, मैं मॉक आपको भेज देती हूँ, मुझे अटेम्प्ट करके भेज दो। कितने मॉक लूँ? आप खुद अटेम्प्ट कर लेना, मैं आपको। और दोनों समझनी बहुत डिफिकल्ट होती हैं। मुझे माउंट एवरेस्ट वाली और वॉलंटियर टू वर्क विद एनिमल्स वाली बहुत मुश्किल लगी थी, बहुत। हाँ भेज देना यार। अच्छा ओके। आप लोगों को आवाज वगैरह सही आ रही है ना? नेट का कोई मसला तो नहीं है? मैं चेंज करूँ नेट? सब सही आ रहा है ना? सब ठीक है? ओके। कॉम्प्रहेंशन के लिए यार आप लोग थोड़ी सी, अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ आ रही है बात तो अमेजिंग। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए ना, तुम्हें ये पार्ट नहीं आ रहा, तो मुझे मैसेज कर दो। आई विल सेंड यू उस वीडियो, उस टॉपिक की वीडियो का लिंक। अगर तुम्हें आ रहा है तो बस फिर ईयरली ईयरली अटेम्प्ट वाली वीडियो देखो, और बस उसमें हो जाएगा काम। फिर पूरी पूरी रिकॉर्डिंग मत देखो, राइट? ऐसी बात है। अच्छा अब क्वेश्चन 1 में ना थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। एक बच्चे का सवाल था। एक सेकेंड यार, गुम ही जाता है सब। सॉरी, वेट, आई एम ब्लाइंड। एक्सप्रेस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना। एक्सप्रेस सवाल में आपको सिर्फ आंसर को कॉपी पेस्ट करना है। आपको बस सवाल को अंडरस्टैंड करना है और आंसर को कॉपी पेस्ट करना है। सही है ना? एक्सप्रेस में वो आपसे यूजुअली ना बेटा, या तो आपसे कोई बहुत ही सिंपल सवाल पूछेगा, और सवाल में वर्डिंग हमेशा होगी इन व्हाट वे। सही है ना? व्हाट, ये करके बात होगी। व्हाट, फाइंड, आइडेंटिफाई, गिव। अगर ये लिखा हुआ है तो वो एक्सप्लिसिट सवाल है। व्हाट, फाइंड, आइडेंटिफाई, गिव, इसमें आंसर छाप के आना है। और आंसर हमेशा सवाल में जो लाइन नंबर होगा उसके ही अराउंड होगा। इट विल बी अबव दैट, उसके ऊपर नीचे होगा आंसर। सही है? और फर्क बस ये समझ लो, आंसर कॉपी पेस्ट करना है, क्लैरिफाई कर देना कि किसकी बात कर रहे हो। और यूजुअली जब डिटेल का वर्ड लिखा होता है ना, डिटेल का वर्ड, तो बेटा डिटेल में तो आपको
सिर्फ उस बात का प्रूफ देना होता है कि तुमने बात लिखी उसका प्रूफ क्या है। अगर सवाल था आइडेंटिफाई टू डिटेल्स, इसमें डिटेल का वर्ड भी होता है, रीजन का वर्ड भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, सब में छापना होता है व्हाट फाइंड आइडेंटिफाई गिव में। पर डिटेल वर्ड में अच्छी बात ये होती है कि डिटेल में आपको सिर्फ प्रूफ देना होता है। तो आपको ऑलरेडी बात बता चुका होता है कि भाई इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम। अब आपको बस ये पढ़ के बताना है कि तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्विम थी। तो उसकी कोई प्रूफ एविडेंस चाहिए आपको। तो पहला एविडेंस लगता था कि भाई यहाँ पे एंशियंट कासल्स के रुइन पड़े हुए हैं, इस बारे में ग्रीक मिथ्स हैं, 1810 से लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं ऐसे। तो जो बात होगी ना उसी का प्रूफ होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली ले लें जो मैंने आपको अभी दी थी समरी ईयरली करने के लिए, उसमें सवाल था यार कि आइडेंटिफाई वन थिंग द बर्ड डिड विच इज मिस्चीवियस। हमें पता है मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। लाइन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि उसने क्या मिस्चीवियस हरकत की, ये हमें कॉपी पेस्ट करना है। फिर लिखा हुआ है हाउ डज द bird's mischievous behavior cause problems for the boy's parents। पहले हमें बात बतानी है उसने किया क्या जो मिस्चीवियस है, शरारती नोटी काम क्या किया है। फिर बताना है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या कॉज हुई। तो लाइन नंबर 8 में अल्लाह, हेलो हेलो हेलो, यार वी गॉट द बिग बिग गाय इन द हाउस यार, होली शिट माइक नहीं चल रहा है लगा, मेरा नहीं चल रहा माइक यहाँ पे, क्या हो रहा है यार ये। सर मैथ्स को मैं टेक सपोर्ट के लिए यूज करती हूँ आज। सर मैथ, हेलो 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 हेलो, आपका माइक नहीं कनेक्टेड। सर मैथ प्लीज मोमेंटम बढ़ा दें। मोमेंटम के लेक्चर मुझे डीएम करो, मैं भेज दूंगा सारे लेक्चर्स। ठीक है गाइस, टेक केयर। सन, सर गेस्ट पेपर भेज दें बच्चों को, स्टोरी में देख लें आप। सर इज बफ यार, ही इज लिटरली जिम ब्रो, जिम ब्रो। That's such a good idea. He could call it MacBook, but he did not use that. उन्होंने पता नहीं क्या है। He could have done that. मीटिंग लॉग नहीं है। हाँ सही है। अब आ रही है ना आवाज, आप लोगों को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है यार। मैं आपको बस ये बताना चाहती थी कि इस सवाल में इट वुड नॉट बी ओके। तो यहाँ पे ना लाइन नंबर 8 है, लाइन नंबर यहाँ लिखा होगा, लाइन नंबर 8 है, 5, 6, 7, 8। आपने पढ़ा ही वॉज वीक्स ओल्ड, he was weeks old, but the size of an adult bird and mischievous as ravens can be. He had begun stealing shiny items from increasingly annoyed neighbors, becoming such a menace. Menace का मतलब nuisance होता है, problematic इंसान होना. That the boy's embarrassed parents contacted us. हमें क्या पता लगा कि वो कर क्या रहा था, यहाँ पे सिर्फ एक ही काम लिखा हुआ है, वो कर क्या रहा था, मसला वो चोरी कर रहा था शाइनी आइटम्स। तो आपने इस वजह में कुछ भी नहीं करना, बस छाप देना आंसर। आपने लिखा कि भाई द बर्ड was stealing shiny items, और आपने उसका रीजन बताना है कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्यों कॉज हो रही थी। इस वजह से प्रॉब्लम क्यों हो रही थी कि भाई द neighbors were calling them all the time, right? तो आप तो their parents were embarrassed because the neighbors were calling them all the time। तो बस ये लिखना था यार, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। The parents were embarrassed because the neighbors were calling them all the time, ये करना था।
क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर आपको 3 बातें आनी चाहिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से। पहली बात तो ना बेटा, जो सजेस्ट वाला सवाल होता है ना, सजेस्ट वाला, उसमें आपको बस थोड़ी सी अकल चलानी है। सजेस्ट में कोई फॉर्मेट नहीं है। सजेस्ट के अंदर वो आपसे पूछ रहा होता है कि भाई जो फ्यूचर में होने वाला है ना, उसके बारे में समझ लो, एक एडजेक्टिव बता दो कि व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे खुद और से पढ़ना सवाल को, वो लिखा था लेटर दैट मंथ आई वॉज नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। आपसे बोल रहे हैं व्हाट डज द राइटर वांट टू सजेस्ट टू द रीडर अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जब भी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट की बात करेगा ना, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि किस टाइप की चीज होने वाली है। सही है। अब उसने बोला कि मैं अगले, आई वाज नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। नियरली प्रूव्ड रॉन्ग मतलब कि दे वर नॉट एक्चुअली प्रूवन रॉन्ग। लाइन नंबर 41 पे चले आते हैं। स्टोरी में लाइन नंबर 41 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई, अगर आप लोगों को स्टोरी याद हो तो स्टोरी में बेसिकली ये हुआ था। वो बोलता है आई वॉज कन्विंस्ड दैट ओडिन वॉज नेवर गोइंग टू लीव अस। उसने बोला मुझे लग रहा था कि ओडिन, ओडिन जो बर्ड है, हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बट लेटर दैट मंथ आई वॉज नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। तो उसकी सोच क्या थी कि ओडिन हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर वो बोल रहा है आई वॉज नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। तो खुद बताओ क्या प्रूव रॉन्ग का क्या मतलब होगा। वो समझ रहा था कि ओडिन कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, तो क्या मतलब है, ओडिन फिर क्या करने वाला था, छोड़ के जाने वाला था या नहीं छोड़ के जाने वाला था। मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। वो कहता है आई थॉट कि वाज नेवर गोना लीव हिम, बट आई वाज नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। असल में नहीं, बट नियरली प्रूव्ड रॉन्ग। तो ओडन वाज गोइंग टू लीव, यही समझ आ रहा है ना। ये होता है, इस सवाल का कोई फॉर्मेट नहीं है। इस सवाल का सिर्फ ये बात है यार कि ही वाज गोइंग टू लीव देम, ओडन वाज अबाउट टू लीव देम, दैट्स इट। मीटिंग मैंने अनलॉक कर दी है ना बेटा, लॉक नहीं है मीटिंग। सही है। ये करना होता है इस वाले सवाल में, बताना होता है स्टोरी में क्या होने वाला है, या ओडन विल लीव देम। ऐसा सवाल एक और बार आ चुका है, वो भी बहुत ऑब्वियस सा था। ओपन एंडेड नहीं होता, स्टोरी में क्या होने वाला है वो बताना है। स्टोरी में क्या होने वाला है वो बताना है बेटा। जैसे कि ये सवाल था, बहुत ही आसान था, समझ आइडिया नहीं होगा, सवाल में लिखा होगा आंसर, राइट, क्वेश्चन में लिखा होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे सवाल है, दे रीच द पैलेस गेट अंडर द स्टर्न गेज। स्टर्न कहते हैं सीरियस को, स्ट्रिक्ट को, गेज कहते हैं लुक को। कहते हैं ये जहान वाली कॉम्बिनेशन, इसके अंदर बेसिकली था कि भाई we reached the gate under the gaze of the guards who showed no interest in elephants or boys who would become famous one day। यहाँ पे जहान एक लड़का था और उसका एक एलिफेंट था। तो बात हो रही थी कि जो गार्ड थे ना, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था ना उस एलिफेंट में ना उन लड़कों में हु वुड बिकम फेमस वन डे। और जहान ही पूरी स्टोरी में एक ही लड़का था जिसकी बात हो रही थी। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट व्हाट विल हैपन टू जहान लेटर इन हिज लाइफ। सवाल में ही लिखा होगा आंसर कि क्या सजेस्ट कर रहा है, जहान विल बिकम फेमस वन डे यार। सवाल में लिखी विल बिकम पॉपुलर वन डे, ही विल बिकम पॉपुलर इन द फ्यूचर। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है। एलिफेंट नहीं बनेगा वो शाफे सईद के लिए, सॉरी मजाक कर रही मैं, पर खैर सवाल में लिखा होगा। तो सजेस्ट वाला सवाल तो इशू होता ही नहीं है। अगर वो फिर भी इशू है तो आप मुझे मैसेज कर देगा, मैं आपको उसी वीडियो का लिंक भेज दूंगी। पर सजेस्ट वाले में सिर्फ ये करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा ना बेटा, टू इम्प्रेशन वाला। टू इम्प्रेशन वाले में क्या करना है आपने, इम्प्रेशन वाले में आपने कोई भी 2 पार्ट पिक करने, बस खत्म होने वाली 10 मिनट में क्लास। आपने कोई भी 2 पार्ट पिक करने जो आपको समझ आ रहे हैं, और अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देने हैं, और उनके बारे में एडजेक्टिव बता देना है। सवाल लिए, अपने वर्ड में एक्सप्लेन किए, और उनके बारे में 2 एडजेक्टिव बता दिए। फॉर एग्जाम्पल ये था, 2 ही 2 इंप्रेशन पूछे ना, तो 2 इंप्रेशन बताने हैं बेटा। तो ये था फ्रूटर्स डेलिकेटली बिल्ट पोमेग्रेनेट टावर्स। तो यहाँ पे पहला पार्ट था दे डेलिकेटली बिल्ट टावर्स। अगर मुझे डेलिकेटली का सिनोनिम आता है तो मैं डेलिकेटली को अपने में लिख सकती हूँ केयरफुली। हाँ, इंप्रेशन और राइट इफेक्ट में सिर्फ एक फर्क होता है। ये अभी देख लेते हैं, अभी गौर से देख लो यहाँ पे। इंप्रेशन और राइटर इफेक्ट और लास्ट पार्ट में क्या फर्क है। राइटर्स इफेक्ट मेन पार्ट है। राइटर्स इफेक्ट अगर आगे तो बाकी सारे आ जाएंगे। राइटर्स इफेक्ट में आपने जो भी वर्ड गिवन होगा उसके बारे में एक सिनोनिम लिखा। अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज की बात हो रही थी तो आपने कोई एसोसिएशन लिखी। अगर किसी इंसान
पर्सन की बात हो रही थी या किसी लिविंग थिंग की बात हो रही थी, लिविंग थिंग की, तो आपने एक फीलिंग लिख दी और एंड में उसके बारे में एक एडजेक्टिव बता दिया। एडजेक्टिव कहाँ से आएगा? एडजेक्टिव आएगा ये जो मैंने आपको लिस्ट दी ना वोकैबुलरी की, उसमें से। फीलिंग कहाँ से आएगी? ये जो लिस्ट दी ना वोकैबुलरी की, इसमें से। तो सारी फीलिंग्स हैं, इसमें सारे एडजेक्टिव है जो आते हैं। पावरफुल एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो सकता है। ये होते हैं क्वालिटीज को कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन आई, कोई सी भी कॉम्प्रिहेंशन आई जो आप लोग अभी मैंने दी थी घर में करने के लिए, ये कॉम्प्रिहेंशन आ गई फॉर एग्जाम्पल। राइट एस्पेक्ट को देख लेते हैं, बाकी सारे देख लेते हैं। आपको बोले ब्रेव के वर्ड लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले लिखा सिनोनिम, द राइटर मींस करेजियस। अब यहाँ पे बात हो रही है इंसानों की, जूलियो रेक्स लिविंग थिंग है, तो अपने फीलिंग बता दी। ब्रेव से क्या फीलिंग पता लग रही है? ब्रेव बंदा कौन होगा? हुज कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, डिटरमिन्ड। आपने बताया द राइटर मींस दिस, दे वर कॉन्फिडेंट, दिस टेल्स अस, और एक सिचुएशन के बारे में एक एडजेक्टिव बता दिया। सही है, ये करना होता है इसमें। तो आपने सबसे पहले तो आपने करेजियस बोला, फिर आपने कोई भी फीलिंग बता दी, ठीक है ना। अब आपने बताना है रिजल्ट, कि अब सवाल पढ़ लो रिजल्ट समझ निकले। सवाल था जूलियन हैड ऑलरेडी मेड अ ब्रेव स्टार्ट, हमने ब्रेव स्टार्ट लिया था ऑन रीबिल्डिंग द शेड्स। मोurnfully, मोर्न करना कहते हैं किसी का गम मनाने को, तो मोurnfully मतलब थोड़ा सा सैडली या केयरफुली अवॉइडिंग द रिमेन्स ऑफ द केज। और मुश्किल से उन्होंने बहुत ब्रेवली काम किया और उन्होंने मतलब ब्रेवली पूरा काम पूरा कर लिया। अगर आप ये पढ़ो गौर से, वो बोल रहे हैं वी हैड मेड अ ब्रेव स्टार्ट, हमने बहुत मुश्किल से अवॉइड किया था ये केज को, सही है ना। तो ये अब आपको बताओ, आपको बोल रहा है इनके स्टार्ट के बारे में एडजेक्टिव बताना है कि हाउ वाज देयर स्टार्ट, इस सिचुएशन के बारे में एडजेक्टिव बताना है। अब आपको क्या लग रहा है पढ़ के ये कि बहुत आसान काम था या बहुत मुश्किल काम था? वो बोले ना कि वी हैड मेड अ ब्रेव स्टार्ट, हमने केयरफुली अवॉइड कर दिया मसले को। हमें इससे क्लियरली पता लग रहा है कि इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क या इट वाज अ चैलेंज। सही है, अगर आपने सिर्फ ये दो स्टेप भी सही किए ना तो पूरे मार्क मिल जाते हैं, पर आप फिर भी जस्ट टू बी सेफ लिख दोगे दिस टेल्स अस दैट इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आसान काम होता तो आप क्यों उसको ब्रेव क्यों ना पड़ता आपको? मेरे बेटा नहीं, राफी बेटा, जो सवाल वर्ड में लिखा होगा ना ब्रेव, उसके बारे में लिखना है। जो वर्ड में जो सवाल को हाईलाइट किया ना उसके बारे में लिखना है आपने एडजेक्टिव और फीलिंग। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट लिख सकते थे, मोटिवेट से बेहतर आई थिंक कॉन्फिडेंट रहेगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट, ऐसे। आपको भी टू स्टेप्स करेक्ट करने हैं काम करने के लिए। अब इंप्रेशन वाले में भी यही करना होता है बाय द वे। इंप्रेशन वाले में सिर्फ ये है कि इंप्रेशन वाले में आप कोई भी एक पार्ट लेंगे जो आपको समझ आ रहा होगा। इतने सारे पार्ट है, कोई भी आपने एक पार्ट ले लिया, दो पार्ट ले लिए और उनको अपने वर्ड में लिख के उसके बारे में एक एडजेक्टिव बता दिया। यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, यू ओनली नीड एनी टू। रिमेंबर, ओनली पिक द पार्ट्स दैट यू नो अ सिनोनिम ऑफ। आपको क्योंकि सवाल ही यूज ऑफ लैंग्वेज का है, यू नीड टू नो अ सिनोनिम। अगर सिनोनिम नहीं पता होगा तो कैसे समझाओगे? तो वो पार्ट मतलब उसका मतलब नहीं पता। इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड कार्नेज मींस, डोंट पिक दैट पार्ट। राइट बेटा, लास्ट आवाज तो नहीं बनी, लास्ट पार्ट में ही एसोसिएशन वाली चीज का यार, अभी देखते हैं एंड में करते हैं, पहले समझा दो उसके बाद करते हैं। आवाज ही आवाज आ रही है ना अभी। कार्नेज वैसे कहते हैं, कैटास्ट्रोफी का वर्ड सुना आप लोगों ने? कैटास्ट्रोफी क्या होती है? ह्यूज डिजास्टर, उसे कहते हैं कार्नेज, बर्बादी को। सही है। अब यहाँ पे देखो मेरा बेटा, अब मुझे सबसे आसान है पार्ट है, सबसे आसान, अनफ्रेंडली एंड अनफेमिलियर। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन। अनफ्रेंडली एंड अनफेमिलियर। अनफ्रेंडली कौन होता है? दुश्मन, राइट, हॉस्टाइल कहते हैं उसे। अनफ्रेंडली होता है जो हॉस्टाइल होता है आपके साथ। अनफेमिलियर मतलब एलियन, राइट, यू डोंट नो देम। ऐसे आपने सवाल में कोई दो पार्ट समझे, उनको अपने मन में लिख दिया। सर रीक्ड हैवक आउटसाइड, हैवक होता है डिजास्टर फैलाना। आप अनफेमिलियर को स्ट्रेंज भी लिख सकते थे, आई थिंक दैट आल्सो वर्क्स परफेक्टली। आपने लिखना कैसे? कोई भी दो पार्ट लिए और उनको अपने वर्ड में लिख के उसके बारे में एक एडजेक्टिव दे दिया। अगर ये पार्ट मैं लेती हूँ, इट वाज अ सीन ऑफ कार्नेज या वी हैड एक्सपेक्टेड द वेस्ट, तो आप लिखोगे भाई
द प्लेस वॉज अ टोटल डिजास्टर, राइट। आपने ये लिख दिया, आपने इसके बारे में कोई एक एडजेक्टिव बता दिया, इट वॉज क्योटिक, इट वॉज रूइंड। इसीलिए आपकी वोकैबुलरी लिस्ट भी काम आएगी, बिकॉज ये सब वोकैबुलरी लिस्ट में लिखे हुए हैं सारे एडजेक्टिव्स कि बहुत रिपीट होते हैं। केओस वाला तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, डेंजरस वाला भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। अब देखो, ऐसे एक पार्ट था ये, इस पे आपको एक मार्क पूरा मिल जाएगा। अगला पार्ट अगर आप कर रहे हो, आपने कर दिया भाई कि they had wreaked havoc outside, यहाँ लेकिन like an army of giants। आर्मी के वर्ड से क्या समझ आता है हमें? इट वॉज लाइक अ वॉर, इट वॉज लाइक अ बैटल फील्ड। आर्मी ऑफ जाइंट्स की मतलब है कि वॉर हो रहा था, फड्डा हो रहा था, राइट। आप जाइंट्स को लिंक कर सकते हो, जाइंट्स रियल नहीं होते ना, वो फिक्शनल है, मैजिकल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बार बार बोल रही हूँ, तो मैंने लास्ट क्लास में एसोसिएशन बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की थी। तो बोल सकते कि भाई they had huge creatures that are otherworldly, not real। अगर आप जाइंट वाला कर रहे होते तो सही है ना, आप लिख सकते थे ये भी, इट वॉज लाइक अ बैटल फील्ड, ह्यूज क्रीचर्स। आपने कोई भी दो लिखने हैं, तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई इसके बारे में एडजेक्टिव कि इट वाज फिक्शनल, मिथिकल, जो भी होता है, अदरवर्ल्डली, ऐसे। अगर आपको ये वाला नहीं समझ आ रहा था, आपने कोई इजी वाला करना है, तो इजी वाला होता है अनफ्रेंडली अनफेमिलियर लिख देते। इट वाज अ सीन ऑफ, इट वाज अ कंप्लीटली स्ट्रेंज एंड हॉस्टाइल सीन। इसमें आप तीन बातें भी लिख सकते हो बाय द वे, अगर आप अनश्योर हो ना दो के बारे में, तो तीन भी लिख सकते हो। हाँ, दो पार्ट से करना है, ये हो गया। इस पार्ट में क्या करते हैं ना बेटा, इस पार्ट में आपने दोनों वर्ड्स के अंदर डिफरेंस बताना है, डिफरेंस यार। डिफरेंस का मतलब है कि लिफ्ट में और मूव में क्या फर्क है। मैं यहाँ से इसको मूव कर रही हूँ, ये मैंने मूव किया, ये मैं लिफ्ट कर रही हूँ, तो एक ही फर्क है कि लिफ्ट मीन्स टू टेक इट अप, टू पुल अप, टू रेज समथिंग। इस पार्ट में आप क्या करते हो, आप डिफरेंस बताते हो और उसका डिफरेंस उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। पर मैं बोलती हूँ कि डिफरेंस और रिजल्ट बता दें आप। तो डिफरेंस है, अप का वर्ड आना चाहिए इसके अंदर ना, अप का वर्ड। लिफ्ट और मूव में फर्क ही ऊपर जाने का है। लिफ्ट टेल्स अस दैट इट वाज अ, आप आंसर लिखोगे कैसे? जो वर्ड टेक्स्ट में लिखा होगा ना, टेक्स्ट में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, लिफ्टेड का वर्ड लिखा हुआ है, तब ये लिखोगे लिफ्टेड टेल्स अस दैट इट वाज कैरीड अप, इट वाज एन अपवर्ड मूवमेंट, ऐसे पुल्ड अप, सही है ना। और फिर आपको मैं बोलूंगी डिफरेंस के बाद उसका रिजल्ट ही बता दो, उससे मैं पता क्या लग रहा है। ये जरूरी नहीं है 1 मार्क का होता है, सिर्फ मुझे पता है 1 मार्क का होता है, पर आई स्टिल टेल यू कि यार उसका रिजल्ट बता दो कि मैं उससे पता क्या लग रहा है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड लिफ्टेड, जस्ट टू बी श्योर कि मार्क कटे ना। तो लिफ्टेड से क्या पता लग रहा है कि भाई वो बोल रहा है इट हैड बीन लिफ्टेड फ्रॉम इट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स एंड टॉस्ड ऑन टू इट्स साइड। एग्जाम में सोचोगे डिफरेंस और रिजल्ट सोचोगे ना, डिफरेंस तो यही है, आप कुछ भी लिखा था, रेज्ड, कैरीड, सब पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। रेज्ड, कैरीड, फ्लू अप, सब पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ पे। हाँ, अपवर्ड, हाँ, इट शोज स्ट्रेंथ, इट शोज हम सब पे मूव्ड अप, अपवर्ड पे मिल जाएंगे, कैरी मिल जाएंगे, रेस पे मिल जाएंगे, ऊपर की बात करने में मिल जाएंगे मार्क। इट टेल्स दैट इट वाज इट टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, या इट वाज इजी, ऐसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट में मेरा बेटा सवाल को पढ़ लेना यार, सवाल तुम लोग पढ़ोगे नहीं और भंड मारोगे। सवाल में बोल रहे हैं डिस्क्राइब ओडिन, तो आप सिर्फ वो पार्ट ले सकते हो जो कि ओडिन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओडिन इज द बेड, आप कोई रैंडम ऐसा पार्ट नहीं लेना। ओडिन को कहाँ डिस्क्राइब कर रहा है, ओडिन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। अब पढ़ना शुरू करो। पहला बोल रहा है वीक चीपिंग रिवील द स्मॉलेस्ट शैडो ऑफ अ बेड्रागल्ड ओडिन, तो यहां तक एक पार्ट है, ठीक है। बोलता है कि एक पार्ट 6-7 वर्ड का होता है, तो ये एक पार्ट है, क्योंकि ये ओडिन के बारे में बता रहा था। फिर ये एक बात है बेड्रागल्ड ओडिन, ये पूरे पार्ट है बेड्रागल्ड ओडिन। आप ये देखो, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता बेड्रागल्ड का मतलब, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता प्रिकैरियस का मतलब। प्रिकैरियस बाय द वे मींस अनस्टेबल, सही है ना।
और bedraggled मीन्स लाइक जो बहुत ज्यादा बुरी हालात में होते हैं ना, बिल्कुल डिशेल्व्ड होते हैं. डिशेल्व्ड मतलब नॉट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड बेसिकली. मेसी इज लाइक द बेस्ट वर्ड फॉर इट, राइट. तो आपने ऐसे लिखना है, आपने वो पार्ट लेना ही नहीं है जिसका मतलब आपको नहीं पता था. आगे बोल रहा है, ये वाला सबसे आसान था आई थिंक. ही वाज शिवरिंग वायलेंटली. फिर आगे बोल रहा है सीरियसली शेकन बाय एक्सपीरियंस. सब में ओडन की बात हो रही है. फिर बोल रहा है एट द रिस्क ऑफ अपीयरिंग अ कंप्लीट इडियट. या अपनी बात हो रही है, जो अपनी बात हो रही है उसकी बात नहीं करेंगे. अपनी जो बंदा अपनी बात करे उसकी नहीं. ओडन की बात कहाँ हो रही है? ओडन की बात हो रही है यहाँ पे जाके. सही है ना? ओडन की बात जहाँ हो रही है वो वाला पार्ट लेंगे. आई थिंक इतना ही है. सही है ना? अब ये पूरा एक पार्ट है. अब देखो, please do not pick the sentence that you don't understand. If you don't understand the word croak means shout करना. If you don't understand it, why will you pick that part? I think the easiest part here was, या तो seriously shaken by the experience easiest था. नहीं, आप ओडन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे उसके अंदर. कौन सी बात कर रही हूँ? नहीं, ओडन के करंट उसको डिस्क्राइब करना है. ये लिखने का ही 1 मार्क मिल जाएगा. ये लिखने का ही 1 मार्क मिल जाएगा. फिर आपने इसमें भी वही काम करना जो पहले करके आए थे. पहला काम क्या करना है? अपने मीनिंग में अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देना उसको. फिर आपने उसके बारे में, अगर किसी लिविंग थिंग की बात हो रही है तो कोई फीलिंग बता दो, और फिर कोई रिजल्ट बता दो. दैट्स इट. मैं ये दोनों करके दिखाती हूँ बिकॉज दीज आर इजी. सीरियसली मतलब मस्त कुछ भी नहीं है. आपको 2 बातें सही लिखनी है. अगर 2 बातें ऊपर से हो तो 2 मार्क मिल जाएंगी. पर जस्ट टू बी श्योर बिकॉज वो एक्सप्लेन का इतना सिंपल है. इतना ही सिंपल है यार. इसका 1 मार्क मिल गया आपको छापने का. आसान पार्ट लीजिएगा, मुश्किल पार्ट मत लीजिएगा. यू नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट. आपने लिखा सीरियसली मतलब, सीरियसली का बस खत्म 8:30 में खत्म हो जाएगी. एक्सप्लेन ना भी करेंगे तो 1 मार्क मिल जाएगा जी. सीरियसली मतलब एक्सट्रीमली, सीरियसली मतलब होता है ना अलॉट, वेरी मच, राइट. तो हमने बोला. और शेकन मतलब इन शॉक, स्ट्रेस्ड, यही होता है शेकिंग का मतलब, राइट. तो आपने उसको बोला भाई कि ओडन वाज एक्सट्रीमली शिवरिंग हो सकता है, या स्ट्रेस्ड. फिर आपने उसके बारे में फीलिंग बताई. ही वॉज स्केर्ड, फ्राइटेड, एंग्शियस, सब फिट हो रहे हैं यहाँ पे. ऑब्वियसली डरा हुआ था. मुश्किल वर्ड मत लिखिएगा, मुश्किल वर्ड फिर तुम ले आओ स्क्वायर में और पेट्रीफाइड, जाओ लिख के आ जाओ. 0 देगा ना एग्जाम में पूछ लेना. मुश्किल वर्ड पता नहीं यार, यहाँ तो मैंने बहुत ही अभी शेक्सपियर बना दी है. समझ नहीं आता मुझे, 500 बार बात बोल चुकी हूँ मैं. पर खैर. और फिर आपने उसके बारे में बोल दिया इट वॉज अ सीरियस टेरेबल सिचुएशन ऐसे. इसमें 100% फुल मार्क मिलेंगे. ऐसे. अब अगर आप ये वाला ले रहे होते, और कौन सा था? शिवरिंग वायलेंटली वाला. अच्छा नहीं, एक मसला है इसमें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. शिवरिंग नहीं लिख सकते. ट्राई नॉट टू यूज एनी वर्ड, मैंने देखा नहीं था, जो कि ये लिखना था बस. अभी देखो, शिवरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप सेम वर्ड नहीं लिख सकते हो. उस क्वेश्चन में जो आगे पीछे वर्ड लिखेंगे ना वो नहीं लिख सकते. क्वेश्चन 2 में टेक्स्ट के वर्ड यूज नहीं करके आने हैं ना बेटा. सही ना? टेक्स्ट के वर्ड यूज नहीं करके आने प्लीज. वो वर्ड लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे उसके. सही है ना? तो न्यू वर्ड यूज करना. ट्रॉमेटाइज्ड, अपसेट, ये सब सही है. ऐसे. अब अगर मैं ऐसे होगा, मीनिंग एंड फीलिंग सेम नहीं है, सिमिलर हो सकते हैं. ट्राई टू फॉर ऑल क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट जी. आपने इसका बोल दिया शिवरिंग वायलेंटली का मतलब क्या होता है? शिवरिंग का होता है ट्रेम्बलिंग. ओडन वाज ट्रेम्बलिंग. और वायलेंटली मतलब एक्सेसिवली, नॉन स्टॉप. और फ्रीजिंग नहीं था, सर्दी वैसे नहीं कर रहा था सही है ना? फिर उसकी फीलिंग यही होगी. सब जाहिर सी बात है, फीलिंग यही होगी. ही वॉज स्केर्ड, ही वॉज शॉक्ड, इट वॉज अ ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन. ऐसे. बस. अभी दोनों सिमिलर है, ऑब्वियसली बात है कि पूरे पैराग्राफ में आंसर सिमिलर ही होते हैं. 100% फुल मार्क.
हाँ हाँ, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं यार, यही करना होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन सा है ये वेरिएंट? विंटर 25 1 1 है, 1 2 है। हाँ बस ये लिखना है। 1 2 है भाई, इसमें कोई मार्क नहीं है पंक्चुएशन के और वोकैबुलरी के, सिर्फ रीडिंग के मार्क हैं। स्पेलिंग वगैरह से कोई मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पे। इट इज इजी, इट इज इजी, ये देखो, ये देखो, बस लिखा है, अगर सिर्फ बच्चे ने एक्सट्रीमली स्ट्रेस भी लिखा है ना, तो 2 टिक मतलब 2 मार्क मिल जाएंगे आपको। टेंशन ही नहीं है। हाँ हाँ, हर दफा ऐसे ही होगा, हर दफा ऐसे ही होता है, इसको भी ये उठा के देख लो। शिविंग वायलेंटली, शेकिंग, ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग लिख दिया हमने, एक्सेसरी लिख दिया, कोल्ड लिख दिया, स्केर्ड फीलिंग लिख दी, बस। इट इज इजी भाई, बस प्रैक्टिस कर लो यार। इसमें तो 45+ मार्क आराम से आ सकते हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में। खैर, आई सी यू टुमारो, कल हम मॉक सॉल्व करेंगे। प्लीज अभी क्या करें, आप लोग 4 काम कर लें। प्लीज रीड ऑल सैंपल समरीज। रीड ऑल सैंपल समरीज, बेटा बेटा रैयान ने सही ब्रेक किया, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 मार्क्स से ज्यादा हो गए थे। ओके, रीड ऑल सैंपल समरीज, अटेम्प्ट द वर्कशीट फॉर रीवर्डिंग। एंड यार अभी तो एक्सप्लेन किया है सजेशन वाला पार्ट यार। स्पेशल टिप है कि आप लोग ईयरलीज करें। हाँ करेंगे, फाइनल क्लास 5 में को। मैंने अपना टाइम टेबल शेयर तो किया ग्रुप में, करेंगे क्लास सारी। सेशन वाले में बेटा आपको सवाल पढ़ना होता है और फिगर आउट करना होता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। वो यूजुअली गिवन होगा टेक्स्ट के अंदर, उसको लिख देना होता है, दैट्स इट। सवाल में बता रहा होता है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, उसको लिख देना होता है उठा के। यू कैन गो प्रे फॉर Gigi, I'll check all of your mocks by tonight. Okay? Okay, you can go now. Laugh is take care. Pray for yourself and my and me. Okay, Sam, I'll share the recording. If you need to read the sample summaries, okay, then you need to do the worksheets, then you need to do the read the vocabulary list, और मैं आपको वॉइस मैच भी कर दूंगी। और लास्ट काम क्या करना है, सैम्पल कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स भी रीड करें, और एटलीस्ट एक दो आप वो कर लें। क्या बोल रही हूँ मैं, सैम्पल समरी, वर्कशीट, वोकैबुलरी और सैम्पल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज।